नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, यूपी एसआई हो, या फिर यूपी टेट, या फिर यदि आप सीटेट दे रहे हैं, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जहाँ पर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे आज हमने इस वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। हर एग्जाम की ये फेवरेट प्रश्न है और हर बार ये प्रश्नों को पूछा जाता है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना है और साथ में कमेंट जरूर करते चलें, क्योंकि कमेंट करते चलेंगे तो आप सही तरीके से सभी चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है। और ख़ास तौर से मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि आप मेरी आवाज़ पर गौर करिएगा, आवाज़ को सुनते चलिएगा, क्योंकि यदि आप कंसंट्रेशन के साथ में यदि आप मुझको सुन रहे हैं इस वीडियो में, तो आपको ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि मैं इस वीडियो में मान लीजिए मैंने 40 प्रश्न लिए हैं, तो 40 के 40 प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न की ओर बिना देरी करते हुए। चलिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है हमारा। देखिए, कह रहा है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था। ऑप्शन ए है यहाँ पर खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है और बहुत ज़्यादा देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूपी पुलिस का ये प्रश्न फेवरेट हो सकता है, आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, कह रहा है प्रश्न कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह कहां पर प्रयोग किया था। तो हमारा यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा चंपारण में। अब देखिए, जो सत्याग्रह की बात करते हैं कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह भारत में। अब यहां पर एक चीज आपको समझना है, यदि आपसे पूछता है कि भारत में कब किया था, तो भारत में किया था 1917 में बिहार के चंपारण में। ठीक है। और यदि आपसे पूछता है कि सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था, अंतर समझना है। यदि भारत में पूछता है तो चंपारण हो जाएगा, लेकिन यदि पूछता है कि सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था, तो याद रखना है आपको दक्षिण अफ्रीका में याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह किया गया था, इसको आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछता है कि सबसे पहले कौन सा उनका अखिल भारतीय सत्याग्रह था, तो याद रखना है आपको रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा, चंपारण हो गया, अहमदाबाद आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, जो चंपारण है, चंपारण यदि बात करते हैं कि चंपारण जो सत्याग्रह है वो कब हुआ था, तो देखिए 1917 में बिहार के चंपारण में इस सत्याग्रह को महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अब याद रखना है, देखिए इसका कारण क्या था, क्यों गांधी जी के द्वारा ये सत्याग्रह चलाया गया था। तो देखिए, जो 3 कठिया पद्धति थी वो अंग्रेजों के द्वारा लागू कर दी गई थी। इसी पद्धति को रोकने के लिए क्या है, चंपारण में इस सत्याग्रह को गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। यदि आपसे पूछता है कि इनके जो चंपारण सत्याग्रह है, इसका विरोध किसके द्वारा किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनजी रंगा के द्वारा, एनजी रंगा। ठीक है, एनजी रंगा ने इस चंपारण जो सत्याग्रह है इसका विरोध किया था। और यदि आपसे पूछता है कि कौन कौन समर्थक हैं इसके, ठीक है, तो महादेव देसाई हो गए, नरहरि पारिक हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, ब्रजकिशोर हो गए, ठीक है, और जेबी कृपलानी। ये 5 लोग थे जो क्या है इसके चंपारण जो आपका सत्याग्रह हुआ था इसके समर्थक थे। ठीक है, सपोर्ट किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये था चंपारण। अहमदाबाद आंदोलन की बात करते हैं, तो जो अहमदाबाद जो सत्याग्रह था बेटा, जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और 1918 में हुआ था। 1918 में यह अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात का जो अहमदाबाद है वहाँ पर हुआ था। विवाद का कारण था प्लेग की बीमारी के कारण क्या कर दिया गया था, जो मजदूर थे उनका बोनस कम कर दिया गया था। ठीक है, और इसी बोनस को बढ़ाने के लिए क्या है, यह आंदोलन चालू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। यदि आपसे पूछता है कि इस आंदोलन का समर्थन किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए अनसुईया बेन के द्वारा। ठीक है, अनसुईया बेन के द्वारा
इसका समर्थन किया गया था इस आंदोलन का। और जो यदि पूछता है कि आंदोलन का मतलब विरोध किसके द्वारा किया गया था, तो अंबालाल के द्वारा किया गया था। ये आपके समझने लायक पॉइंट है, ठीक है। खेड़ा आंदोलन की बात करते हैं तो देखिए जो खेड़ा आंदोलन है ये भी 1918 में गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आंदोलन का कारण था वो था अकाल में भू राजस्व, ठीक है। क्या था, जो मतलब खेड़ा जो क्षेत्र था वहां पर क्या था कि किसानों के भू राजस्व उनसे क्या है वसूला जा रहा था। इसी को क्या है एक विवाद का विषय बन गया था और इसी के लिए क्या है गांधी जी के द्वारा खेड़ा आंदोलन चलाया गया था। तो ये कब चलाया गया था, 1918 में गुजरात के खेड़ा में। देखिए बहुत ही मैं थोड़ा आपको जितने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको साथ में यहाँ पर बताता चला जा रहा हूँ, ठीक है। इनको मैंने जैसा बोला है कि आप मुझे सुनते चलिएगा, सुनेंगे जितने ज़्यादा जितना है आप कंसंट्रेशन के साथ में आपको ये वीडियो देखेंगे, आप वीडियो देखेंगे और सुनेंगे मुझको, उतने ही ज़्यादा आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पर रट जाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए एक और देखिए प्रश्न आपका हिस्ट्री से संबंधित है। देखिए इस जो ये वीडियो है आज का, इसमें देखिए जीके में हमने चाहे वो देखिए पॉलिटी हो और साइंस हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया और साथ में जियोग्राफी हो गया, ठीक है। तो सभी से संबंधित हमने प्रश्न इसमें लिए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बस एक काम कर दीजिएगा आप मेरा कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए कथन है यहाँ पर एक, देखिए कथन है कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कह रहा है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सामने, लॉर्ड नेल्सन के द्वारा, नेपोलियन के द्वारा, या फिर चर्चिल के द्वारा, या फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। विस्टन चर्चिल के द्वारा ये कथन कहा गया था कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है देने के लिए, ठीक है। नेपोलियन की बात करते हैं। देखिए यदि आपसे पूछता है कि भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है, तो याद रखना है आपको, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए आपके सामने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी स्पेशल। देखिए हिस्ट्री से संबंधित भी है ये प्रश्न और उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है। यूपी स्पेशल से भी संबंधित है, क्योंकि देखिए यूपी का एग्जाम है तो फिर यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी मात्रा में बनेगी। तो बिल्कुल चलिए कमेंट कर दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर है, कह रहा उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1529 में, 1554 में, या 1527 में, या फिर 1524 में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। 1527 ईस्वी में क्या है खानवा का युद्ध हुआ था, वो लड़ा गया था। अब देखिए जो खानवा का युद्ध है वो 16 मार्च, ठीक है, 16 मार्च 1927 में, ठीक है, 1927 में बाबर और मेवाड़ के जो राणा सांगा थे उनके मध्य में लड़ा गया था। किसके मध्य, बाबर, याद रखना है, बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के मध्य ये लड़ाई हुई थी बेटा, ठीक है, जिसमें बाबर की क्या हुई थी, हार हुई थी। बाबर की क्या हुई थी, जीत हुई थी, और राणा सांगा की क्या हुई थी, हार हुई थी। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए यदि आपसे पूछता है तो देखिए 1926 में, यहाँ पर और एक पॉइंट बता देता हूँ मैं, 1926 में जो पानीपत का युद्ध है वो प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो 1926 में हुआ था, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता नहीं, यहां पर अधिकता है, ठीक है, अधिकता। कह रहा है कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। कह रहा है ऑप्शन ए है निफे, सीमा, सियाल, या ये सभी। तो देखिए जो बेसाल्ट चट्टानों, कह रहा है कि बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता किस परत में होती है। तो देखिए यहां पर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं। देखिए ये है आपका भूपृष्ठ, ठीक है। तो यहां पर 3 भागों में हमने यहां पर विभाजित कर लिया है, जिसमें से जो पहला है वो होता है आपका क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट। सेकंड होता है मेंटल, और जो तीसरा है सबसे अंदर वाला जो मध्य में वाला भाग होता है पृथ्वी का, वो होता है क्रोड, ठीक है। तो देखिए जो क्रस्ट होता है इसमें होता है सियाल,
सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मेंटल में होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और जो क्रोड है इसमें होता है निकल और आयरन, ठीक है। तो जो सीमा वाला आपका जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम वाला भाग है, इसमें क्या होता है, मेंटल भाग में आपकी जो बेसाल्ट चट्टानें हैं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक दो पॉइंट और समझ लीजिएगा। देखिए जो क्रस्ट वाला भाग होता है, यदि आपसे पूछता है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखना है आपको ऑक्सीजन, O2, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा 46% तक इसकी मात्रा पाई जाती है क्रस्ट में, सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ देखिए सिलिकॉन भी होता है और एल्यूमिनियम भी होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। यदि आपसे पूछता है देखिए कि पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो देखिए यहां पर हमने क्रस्ट की बात की थी जो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यदि संपूर्ण पृथ्वी की बात करता है तो संपूर्ण पृथ्वी में पाया जाता है कि 35% तक पाया जाता है लोहा, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग बताना है आपको। पहला ऑप्शन है चेनानी नासरी सुरंग, दूसरा है जवाहर सुरंग, मलीगुड़ा सुरंग और कामसेट सुरंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए और साथ में देखिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो चेनानी नासरी सुरंग है ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है। अब देखिए चेनानी नासरी से संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं, देखिए इसी का देखिए दूसरा नाम है, तो आपसे पूछ सकता है कि इसका देखिए जो नाम है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी हम जानते हैं इसको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है, जिसको हम चेनानी नासरी सुरंग भी बोलते हैं। जवाहर सुरंग की बात करते हैं तो देखिए जो जवाहर सुरंग है, आपसे पूछता है कि बनहाल दर्रे से होकर कौन सी सुरंग गुजरती है, तो देखिए बनहाल दर्रे से होकर गुजरती है आपकी जवाहर सुरंग, बनिहाल दर्रे से, ठीक है। जो बनिहाल दर्रा है आपका जम्मू कश्मीर का एक दर्रा है, ठीक है, जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। मलीगुड़ा सुरंग की बात करते हैं तो ये सुरंग है आपकी उड़ीसा की सुरंग। और देखिए जो मलीगुड़ा सुरंग है भारत की देखिए सबसे लंबी, चौथी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। देखिए सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात करते हैं तो देखिए पीर पंजाल रेलवे सुरंग, पीर पंजाल जो रेलवे सुरंग है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग, ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, ठीक है। और यदि आपसे पूछता है देखिए सबसे लंबी सुरंग, और यदि पूछता है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, तो ये चेनानी नासरी सुरंग के ऊपर हमारा सही आंसर चला जाएगा। देखिए कामसेट सुरंग की बात करते हैं तो जो कामसेट सुरंग है वो है आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो ये सभी पॉइंट आप नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अटल सुरंग, तो देखिए हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग क्षेत्र है उसमें है कौन सी आपकी अटल सुरंग, जो हाल ही में अभी मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन ए है सरदार पटेल, पीसी महालनोबिस, और सी कह रहा है दादा भाई नौरोजी, और डी कह रहा है डॉक्टर BKRB राव, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो जो राष्ट्रीय आय है, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा जो राष्ट्रीय आय है सबसे पहले इनके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। देखिए कब किया गया था पूछ सकता है, तो 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। और इनके द्वारा जो राष्ट्रीय आय है बताया गया था कि प्रति व्यक्ति आय इनके द्वारा 20 रुपए बताई गई थी। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी उस समय पे, 20 रुपए बताई गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। देखिए दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, पुस्तक है देखिए पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। 1901 में इस पुस्तक का इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो याद रखना है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
देखिए यदि आपसे पूछता है कि भारत में पहली बार वैज्ञानिक विधि से, देखिए ये प्रश्न है जो आपसे कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और जो इनके द्वारा बताया गया था कि प्रति व्यक्ति आय भारत में कितनी है, 20 रुपए है। और यदि आपसे पूछता है कि भारत में पहली बार वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना है डॉक्टर BKRB राय, और इनके द्वारा प्रति व्यक्ति आय 62 रुपए बताई गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर। चलिए अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता के द्वारा किया गया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। देखिए यदि आपसे पूछता है कि किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो याद रखना है आपको, किसानों का मसीहा कहा जाता है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, किसानों का मसीहा याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, किसानों का मसीहा बोला जाता है चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखना है एक किसान आंदोलन के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो वहाँ की जो महिलाएं थी उनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली में, लखनऊ में, चेन्नई में या फिर बेंगलुरु। तो देखिए कह रहा है कि केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। देखिए यहाँ से भी बहुत प्रश्न, देखिए निश्चित रूप से यहाँ से मुझे लगता है आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो देखिए ये सब आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मैंने प्रश्न रखा है और बार बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है, लखनऊ में है। देखिए जो केंद्रीय औषध अनुसंधान पूछ रहा है, ठीक है, तो लखनऊ हो गया। ठीक है, इसके अलावा लखनऊ में देखिए कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है। तो देखिए एक तो आपका हो गया केंद्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय, यदि आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, देखिए यहां पर भी कंफ्यूजन पैदा होगा। देखिए राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान। तो देखिए जो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो आपका लखनऊ में है। ठीक है, और यदि आपसे पूछता है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो वो है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु कोयम्बटूर में। ठीक है, और इसके अलावा देखिए विश्व अनुसंधान संस्थान भी आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो ये पॉइंट से लखनऊ से संबंधित। दिल्ली में देखिए आपसे पूछता है कि मौसम अनुसंधान संस्थान कहां पर है। ठीक है, और इसके अलावा पूछता है कृषि अनुसंधान संस्थान, तो यह है आपके दिल्ली में। चेन्नई की बात करते हैं तो देखिए चेन्नई में कौन कौन से, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, देखिए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है आपका कहां पर है, चेन्नई में है। इसके अलावा देखिए बेंगलुरु की बात करते हैं तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र इकोलॉजिकल, ठीक है, सेंटर कहां पर है, तो वो है आपका बेंगलुरु में। और भारतीय खगोल संस्थान भी आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि दाल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आप कानपुर में है। यदि आपसे पूछता है कि बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ठीक है मथुरा में है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला यहां पर प्रश्न है, देखिए कह रहा भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आपके सामने बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। देखिए भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 12 जून 1905 में पुणे महाराष्ट्र में, कहां पर, पुणे महाराष्ट्र में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए एक यहां पर मैं आपको प्रश्न देता हूं, आपको नरम दल और गरम दल के नेता बताने हैं, आपको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि नरम दल के नेता कौन है और गरम दल के नेता कौन है। और साथ में एक और यहां पर प्रश्न कर रहा हूं मैं आपसे, आपको बताना है बंगाल विभाजन कब जारी हुआ था। ठीक है, यह भी आपको प्रश्न कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है विश्व में मोटे अनाज का
सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है गुयाना, ब्राजील, भारत और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो है भारत भाई। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आपसे पूछता है कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है, तो वो है आपका ब्राज़ील। कॉफ़ी कहवा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कहवा बोला जाता है, कहवा बोला जाता है जिसको, ठीक है, कॉफ़ी को, और सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक राज्य है ब्राज़ील, ठीक है। यदि भारत की बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो वो होता है भैया कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। यदि आपसे पूछता है कि मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो मसालों के लिए जो फेमस है वो है केरल, ठीक है, केरल है, जिसमें से केरल में यदि बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फेमस है वो आपका मालाबार तट, ठीक है। केरल का जो मालाबार तट है वो मसालों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर मोटे अनाज हैं, तो मोटे अनाज समझते हैं आपके मोटे अनाजों के अंतर्गत कौन कौन से अनाज, जैसे देखिए ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कंगनी हो गया, रागी हो गया, ठीक है, चीना हो गया, ये सब आपके मोटे अनाज। देखिए कुल देखिए 8 प्रकार के अनाजों को मोटे अनाजों के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। ये चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि खाद्य पदार्थ जो पौधे में होते हैं किस रूप में स्थानांतरित होते हैं। तो देखिए ऑप्शन है ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज और प्रोटीन। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सुक्रोज होता है, ठीक है। जो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। और देखिए यहाँ पर यदि आपसे पूछता है कि जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण है किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए पौधों में, पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो पौधों में देखिए ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पहले समझिएगा, थोड़ा सा विवरण से समझ लीजिएगा इसको, फिर आप कभी भी नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। तो पौधों में जो ऊतक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सरल ऊतक और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं जटिल ऊतक। जो जटिल ऊतक होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के इनको, ठीक है। और जो सरल ऊतक होते हैं ये होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें से पेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गया, ठीक है। ये होते हैं आपके सरल ऊतक। और जो जटिल ऊतक होते हैं ये होते हैं 2 प्रकार के, एक तो आपने नाम सुना होगा फ्लोएम, फ्लोएम, और जो दूसरा होता है जाइलम, जाइलम जिसको हम काठ भी बोलते हैं, जो लकड़ी होती है ना, जो कठोर भाग होता है जो भी, ठीक है, पेड़ का, उसे बोलते हैं जाइलम। तो जो फ्लोएम होता है इसका काम होता है पौधों में खाद्य पदार्थों का, जो मैंने अभी बताया सुक्रोज, इसका क्या है, जैसे ही पत्तियों में बनता है खाद्य पदार्थ उसको क्या है पेड़ के जो विभिन्न पार्ट हैं, जो भी भिन्न भिन्न पार्ट हैं उनमें क्या है पहुंचाना, ये काम होता है फ्लोएम का, जिसको हम छाल भी बोलते हैं, ठीक है। पौधे की जो पेड़ की जो छाल होती है उसको बोलते हैं फ्लोएम। और फ्लोएम के द्वारा क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किया जाता है। जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम आपने देखा होगा, जो रेड रेड जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कास्ट भी बोलते हैं, हम काठ बोलते हैं, ठीक है। तो जाइलम जो होता है इसका काम होता है कि जो जड़ से जो खनिज और जो जल अवशोषण किया गया है उसको क्या है पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना और साथ ही साथ पेड़ को मजबूती प्रदान करना, ये काम है आपके जाइलम का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी वो सभी पॉइंट मैं आपको बताता चलूंगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर यूपी पुलिस, एसआई, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी एग्जामों की यहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में बस इतना ही। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए देखिए कह रहा है कि मैग्नीशियम के रिबन, रिबन समझ रहे हैं ना, धागा के रूप में हम जो रिबन आती है ना, जो लेडीज होती हैं गाँव की, वो सिर में एक मतलब रिबन बोलते हैं, एक धागा मान लीजिए, कि जो कह रहा है कि मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है, ठीक है। कह रहा है कि लाल और चमकदार, नीला चमकदार, श्वेत चमकदार, हरा चमकदार। तो देखिए जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति, हवा मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मान लीजिए ये है आपका मैग्नीशियम है, मान क्या लेंगे भाई है मैग्नीशियम का, जब हम जला रहे हैं तो मानेंगे क्यों। तो मैग्नीशियम को क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही इसको जलाया जाता है तो क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में
ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो मैग्नीशियम जब जलता है कैसी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, एक्जोथर्मिक जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक है, यहाँ पर भी 2 कर दीजिए। तो जब भी हम मैग्नीशियम को जलाते हैं वायु की उपस्थिति में, तो कैसा श्वेत चमकदार प्रकाश इससे निकलता है, क्योंकि क्या है ऊष्मा भी साथ में निकलती है, कैसी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है जीबी मौलंकर, बी है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी कह रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो देखिए भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जीबी मौलंकर। देखिए यदि आपसे पूछता है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार, आपको याद रखना है। ठीक है, मीरा कुमार। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है छपेली, बी कह रहा है नौटंकी, कर्मा और चौनफुल। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो लोक नृत्य वो है नौटंकी। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है आपका कथक। यदि आपसे पूछता है कि कथक के महान जो लोक नृत्य करते थे वो कौन थे, तो याद रखना है आपको बिरजू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज थे। ठीक है, तो कथक आपका जो उत्तर प्रदेश है उसका एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुल 8 अपने भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं। देखिए जैसे कथकली हो गया, ठीक है, कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का, कथकली आपका केरल का हो गया। इसके अलावा देखिए भारतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है, उड़ीसी हो गया उड़ीसा का, ठीक है, मणिपुरी हो गया मणिपुर का। और इसके अलावा देखिए 8, ठीक है, तो यहाँ पर 8 देखिए जो शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो समुद्रगुप्त के कौन थे, उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश पर किसने राज किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त जो थे इनको क्या है भारत का, देखिए मैंने बताया है आपको कि भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को। कुमारगुप्त, यदि आपसे पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, स्कंदगुप्त जो थे वो कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ से संबंधित जिनको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में, देखिए वो सीटेट एग्जाम हो गया और बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि देखिए चीनी यात्री जो फाहियान थे वो किसके शासनकाल में आए थे। तो याद रखना है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो चीनी यात्री थे, वो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर चीनी यात्री की बात की तो यहाँ पर ह्वेंगसांग की बात करते हैं। तो चीनी यात्री ह्वेंगसांग भी हर्षवर्धन के शासनकाल में जो आए थे भारत, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अगुलहस धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, और डी कह रहा है अन्न। तो देखिए जो अगुलहस धारा है वो कैसी आपकी एक गर्म जल धारा है और ये है हिंद महासागर की धारा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रशांत महासागर की एक धारा है वो है हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा आप इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम्बोल्ट जल धारा है जो एक ठंडी जल धारा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के गदर मीन्स क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई और अन्य। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसके अलावा पूछता है कि भारत की आज़ादी के समय कौन गवर्नर जनरल थे। तो देखिए भारत की आज़ादी के समय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि बंगाल विभाजन के समय
गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना है आपको लॉर्ड कार्जन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 दिसंबर और 2 दिसंबर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है। कुंडापुर एवं खरवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि जो कुंडापुर और करवार, सॉरी यहाँ पर करवार है, कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कह रहा है केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में और त्रिपुरा में। तो देखिए जो कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान है वो है आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आपसे पूछता है कि ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम भाई मनाया जाता है केरल राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए कथकली, मैंने आपको बताया था कथकली आपका शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? केरल का। ठीक है, तमिलनाडु की बात करते हैं तो देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ पूछता है कि बेटा नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? वो है आपके तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ऊटक मंडक पूछता है कि कहाँ पर है? तो ऊटक मंडक एक स्थान है जो तमिलनाडु में है, एक पर्यटक स्थल है। ठीक है, वो आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1992, 94, 95, 96। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1994 में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। अब देखिए जो पंचायती राज संशोधन अधिनियम है कब? 1994 में किया गया था। यदि आपसे पूछता है कि पंचायत का संबंध किस अनुसूची से है, तो याद रखना है आपको 11वीं अनुसूची से। ठीक है, और जो यदि आपसे पूछता है कि कौन सा संशोधन है, तो वो है आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद 74वां संशोधन के अंतर्गत नगर पंचायत जो 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा देखिए यदि आप ये PDF पाना चाहते हैं आप, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए यदि आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, एजुकेशन वे 97 से हमारा वहाँ पर पेज है, जाइएगा। बहुत सारी वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं, तो ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए।